नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मुद्दे में दम है में आपका स्वागत है। मुद्दे में दम है में हम आज बात कर रहे हैं एक बार फिर आयुष्मान योजना की। इस योजना को जिस उद्देश्य से लागू किया गया, उस उद्देश्य में ये योजना कुछ हद तक सफल तो दिख रही है, लेकिन एक नया उद्देश्य इसके बहाने निजी अस्पतालों ने बना लिया है और वो है भ्रष्टाचार और मनमानी का। इस बीच में सरकार ने तकरीबन 126 अस्पतालों पर मध्य प्रदेश में कार्रवाई भी की, लेकिन अब जो नया सिंडिकेट उभरा है उसने इस योजना पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि इसमें अस्पतालों की मनमानी के तर मनमाने ढंग से आयुष्मान कार्ड बनाए जाने का खुलासा हो गया है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करेंगे हम और अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं, सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं। हमारे साथ हम बता दें आपको, हमारे साथी संजय साहू जुड़े हैं, जो सीधे अस्पतालों से मरीजों से बात करेंगे। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इस संदर्भ में जानती तो है ही, साथ में भारतीय जनता पार्टी की सीनियर स्पोक्स पर्सन है। आपका स्वागत है वाणी जी। और हमारे साथ में हिमानी सिंह जी जुड़ी हैं, कांग्रेस की सीनियर स्पोक्स पर्सन। आप तीनों मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले संजय साहू जी के पास चलते हैं, थोड़ा रूबरू होते हैं जमीनी हकीकत से। संजय जी, आयुष्मान योजना को लेके क्या स्थितियां हैं? क्योंकि तकरीबन एनएबीएच के जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेशन है और बाकी की जो पॉलिसी इश्यूज है, उसके कारण 126 अस्पताल बैन हुए हैं। इनमें सबसे बड़ी संख्या जबलपुर और भोपाल की है। अभी लोगों को कितना लाभ मिल रहा है, कहां परेशानियां हैं, ये जान लेते हैं। इसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय जी। निश्चित ही अनुराग जी, जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड पर आज बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि आयुष्मान एक ऐसा कार्ड है जो केंद्र सरकार द्वारा आम नागरिक को दिया गया है और उनको इलाज जो है 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज उसमें होता है। लेकिन मुफ्त कितना होता है ये हम सभी जानते हैं। चूंकि अस्पताल इनपैनल्ड तो हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जब मरीज पहुंचता है तो मरीज से अतिरिक्त पैसे की मांग की जाती, क्योंकि उसका इलाज उतने में अस्पताल नहीं करते। इन सब चीज़ों को लेकर कई बार शिकायतें भी हुई हैं। शिकायतें किस प्रकार से हुई, उसका निराकरण किस प्रकार से होता है, इस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है जो पूर्व सीएमएचओ रहे हैं डॉक्टर संजय मिश्रा जी। हम उनसे चर्चा करेंगे सबसे पहले और समझने का प्रयास करेंगे। सर, बात करें जिस प्रकार से आयुष्मान आपके पास भी शिकायतें आती हैं, मरीजों की शिकायतें आती हैं और कई बार आपने भी हस्तक्षेप किए हैं अस्पतालों में कि आप इतना पैसा नहीं ले सकते। किस प्रकार की शिकायतें और किस प्रकार से पूरा सिस्टम चलता है? देखिए, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा भारत सरकार ने जो ये आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की, निश्चित रूप से बहुत उपयोगी है यदि इसका सही उपयोग हो जाए। 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष इलाज इसमें फ्री दिया जाता है और यदि परिवार में 4 मेंबर्स हैं और उनका चारों का आयुष्मान कार्ड है तो चारों को अलग अलग 5 लाख रुपए की सुविधा मिलती है। समस्या ये जाती है कि इसमें जो पैकेज बनाए गए हैं वो पैकेज करीब करीब 270 के आसपास पैकेज हैं जिसके द्वारा इलाज किया जा सकता है। अस्पतालों की चॉइस होती है कि इन 270 में से वो कौन कौन से पैकेज सेलेक्ट करें। कुछ पैकेज ऐसे हैं जिनमें राशि पर्याप्त है, कुछ पैकेज ऐसे हैं जिसमें अस्पताल वालों का हमेशा कहना रहता है कि साहब इतने पैसे में तो हम इलाज कर ही नहीं सकते, हमारे पास का पैसा खर्च होगा। जब मरीज पहुंचता है, पहली शिकायत ये आती है कि मरीज पहुंचता है, बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो आयुष्मान से पंजीकृत नहीं है, फिर भी यदि मरीज बोलता मेरे पास आयुष्मान कार्ड है उसको भर्ती कर लेते हैं। ये गलत है। जब आयुष्मान योजना में आप पंजीकृत नहीं है तो उन्हें भर्ती ना करें। दूसरा, जब आयुष्मान कार्ड है और अस्पताल भी पंजीकृत है, मान लीजिए एक पैकेज जो है वो 1 लाख रुपए का है और उसका इलाज मान लीजिए इलाज में खर्चा होगा 1.5 लाख रुपए, तो अस्पताल को पहले ही स्पष्ट कर देना चाहिए कि साहब इसमें 1.5 लाख रुपए खर्च होगा, जिसमें से 1 लाख रुपए ही शासन देता है। तो मरीज को क्लियर होना चाहिए, ऐसा वो नहीं करते। और जब पूरा डिस्चार्ज का समय आता है तो 1.5 लाख रुपए का बिल बनता है। फिर वो मरीज से बोलते हैं कि 50,000 रुपये आप जमा करिए। वो मरीज हम लोग को शिकायत करता है। 90% केसेस में तो हम अस्पताल वालों को समझाइश देकर कि नहीं अब इससे कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लगेगा, आप इसकी छुट्टी करिए, और अस्पताल मान भी जाते हैं। लेकिन मुख्य शिकायत यही है कि आयुष्मान में पंजीकरण ना होने के बाद भी वो आयुष्मान के केसेस भर्ती करते हैं। आयुष्मान कार्ड है। सर, आपने जो बात की है कि अतिरिक्त पैसे जब आपने इनपैनल्ड हुए हैं, आपने उनकी शर्तों को माना है, तो पर उसमें अतिरिक्त पैसे कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं ले सकते। वो नियम, ये नियम विरुद्ध है और इसलिए हम लोग के पास शिकायत आती है। अब जब शिकायत आ जाती है, मरीज का इलाज हो चुका है, तो हम लोग के पास एक ही चारा रह जाता है कि अस्पताल को ये निर्देशित करें कि जो अतिरिक्त पैसा आप मांग रहे हैं वो ना मांगे और केवल आयुष्मान कार्ड में जितने पैसे का इलाज हुआ उसी में इलाज करें। तो ये शिकायत आती है। संजय, एक छोटा सा सवाल और लेंगे हम डॉक्टर मिश्रा से। जो अस्पताल, क्योंकि जबलपुर के भी बड़े अस्पतालों की संख्या है, एनएबीएच के अंतर्गत जो सर्टिफिकेशन में
गए, उसके बाद में उनको फिलहाल के लिए योजना से हटा दिया गया, उन अस्पतालों को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है संजय? निश्चित ही जो नाप के अंतर्गत जिन अस्पतालों को हटा दिया गया आयुष्मान योजना को, उन अस्पतालों की वर्तमान में क्या स्थिति किस प्रकार से है? देखिए, इनकी जो भी शिकायत आयुष्मान की आती है सीएमएचओ के पास, हम लोगों का काम होता है अस्पताल को नोटिस जारी करके उनका जो उत्तर आता है उसको आयुष्मान भारत भोपाल को भेजना। सीएमएचओ के हाथ में आयुष्मान भारत से अंतर्गत किसी भी कार्यवाही का अधिकार आयुष्मान भारत मिशन ने नहीं दिया है। हम आयुष्मान भारत भोपाल को भेजते हैं, वो उन पे फाइन लगाते हैं, डबल फाइन। जैसे 50,000 अतिरिक्त लिया है तो उस अस्पताल पे 1,000 रुपये का फाइन लगा, 1 लाख रुपए का फाइन लगाएंगे, और जो पैसा उन अस्पतालों का आयुष्मान के पास जमा है उसमें से वो काट लेते हैं, और चाहें तो उनका पंजीकरण समाप्त भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ अस्पतालों के पंजीकरण समाप्त भी हुए हैं। जबलपुर में बहुत सारे अस्पतालों के पंजीकरण समाप्त हुए, उसके बाद भी वो आयुष्मान के मरीजों को ले रहे हैं, क्या इसमें दिक्कत आती है, क्या स्थिति? नहीं, यदि आयुष्मान से पंजीकरण निरस्त हो गया है तो आप किसी भी हालत पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीज को भर्ती नहीं कर सकते। ये तो मरीज को आप गुमराह कर रहे हैं। एक सवाल और डॉक्टर साहब, आपके ही कार्यकाल में एक सेंट्रल किडनी इंडिया का आया था और आपने देखा था कि वहां पर बिना वजह आयुष्मान कार्ड के जो मरीज थे उनको भर्ती किया गया था। देखिए, उस बारे में मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि वो कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन हाँ, उस पर बहुत बड़ी कार्यवाही हुई थी और गलतियां थी, और अब कोर्ट ही उसका निर्णय लेगा कि क्या करना है। तो देख सकते हैं अनुराग जी, बिल्कुल संजय, बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ गई। अब उनमें 3 से 4 महत्वपूर्ण बातें हैं। डॉक्टर वाणी, आपके पास में आऊंगा। एक तो जिन अस्पतालों को पूरी तरह से अभी मतलब जिनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया वो इलाज कर रहे हैं, जबलपुर में ये हालात हैं, इंदौर में ये शिकायतें आई और अब भोपाल में। दूसरा, एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से एक सिंडिकेट डेवलप हो गया है, बार बार बात आती है उस सिंडिकेट की कि वो आयुष्मान कार्ड ही फर्जी बना दे रहा है। तीसरी बड़ी बात यह है कि फर्जी स्तर पे इलाज हो रहे हैं, जिसका भी संजय ने भी जिक्र किया था, जो मामला हालांकि अदालत में चला गया। लेकिन ये कि अस्पताल मरीजों को इकट्ठा लाते हैं गांवों से उठा के, एक बस कराई जाती है, फिर उनका इलाज कराया जाता है, उनको वो बीमारी ही नहीं होती, और उनको बकायदा उनके आधार कार्ड का यूज होता है, उनके आयुष्मान कार्ड का उपयोग होता है और पैसा निकाल लिया जाता है। इस स्तर पर फर्जीवाड़े इस समय मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। वाणी जी, सवाल ये उठता है कि जिसको जरूरत है उसको इलाज नहीं मिल रहा, और इलाज उनका किया जा रहा है जिनको जरूरत नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर वाणी? जी, आपको और आपके श्रोताओं को मैं नमस्कार करती हूँ। पहली बात, आयुष्मान कार्ड एक एटीएम कार्ड नहीं है कि हम स्वाइप करें और तुरंत उससे लाभ मिले। नियम के अनुसार जो मापदंड है, जो केवाईसी कंप्लीट और जो ऑथेंटिकेटेड है, उसके अनुरूप ही इसका लाभ उठाया जा सकता है। जो अधिकृत अस्पताल नहीं है जो पंजीयत जिनका निरस्त हो गया है, वो ऐसे मरीजों को उपचार इस कार्ड के लाभ माध्यम से नहीं दे सकते। दूसरी चीज, जिस अस्पतालों की सूची के बारे में आपने बात की है कि जिनकी पंजीयन जिनका निरस्त हुआ है, तो लगभग 4 हफ्ते पहले एक सूची थी ऐसी जिसमें एनएबीएच की मान्यता जिनके पास नहीं थी, वो पंजीयन उनका निरस्त हुआ था, जिसके लिए अब माननीय सरकार ने हम ये आदेश पारित किया है कि उन्हें 6 महीने की अवधि दी गई है अपना एनएबीएच सत्यापन पूर्ण रूप से स्थापित करें। ये प्रामाणिक सत्यापन इसलिए है क्योंकि ये अगर आप इम्पैनलमेंट चाहते हैं तो उसके मापदंडों को पूरे करने का एक माध्यम है। इसका भ्रष्टाचार से कुछ लेना देना नहीं है, और इसलिए मैं आपको एक विनम्र निवेदन यह कर रही हूं कि हम मुद्दे को एक्चुअली समझें। दूसरा मुद्दा जो है जिसके कारण अस्पतालों को की मान्यता निरस्त की गई है, वो कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नॉर्म्स हैं, कुछ उनके भवन निर्माण के नॉर्म्स हैं, जिसमें एम्बुलेंस अगर चारों दिशाओं में घूम नहीं पाती है, उनके पास उसका फायर एनओसी नहीं है, तो इसलिए उन हॉस्पिटल्स की प्रामाणिकता रोक दी गई है। ये एक अलग विषय है, ये सत्यापन का विषय है, और आयुष्मान बोर्ड जो है वो इस चीज की प्रामाणिकता बहुत गहराई और गंभीरता से देखता है कि जो हॉस्पिटल्स को मान्यता मिलती है वो मापदंड पूरे कर रहे हैं, उन मापदंडों के अनुसार ही वो काम कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इम्पैनलमेंट होती है फैकल्टी वाइज होती है, हॉस्पिटल नहीं होता पूरा। उस हॉस्पिटल में किस डिपार्टमेंट को इम्पैनल किया जा रहा है उसके ऊपर काम होता है। वाणी जी, बस एक छोटी सी बात समझना चाहूंगा, आपने बड़ा तकनीकी रूप से सब समझा दिया।
126 अस्पतालों को आपने सूची से हटाया। सूची से हटाया, उस समय क्या स्थितियां रही? तकरीबन 22 दिन हाँ के पहले का ये घटनाक्रम आप मान के चलिए, जब ये हुआ, ये आदेश हुआ। कई सारी एनएबीएच में कंडीशंस होती हैं, आपके थिएटर का स्टेटस क्या है, ओटी का स्टेटस क्या है, आपके स्टाफ का स्टेटस क्या है, आप कितना इन्फेक्शन से दूर रख रहे हैं, इसके अलावा आप वहां पर सफाई व्यवस्था क्या रख रहे हैं, बहुत सारी चीजें, तकरीबन 400 शर्तें इसमें है। अब जिन 126 अस्पतालों को हटाया गया, उसमें आप ही ने भी माना कि 6 महीने का समय दे दिया गया, तो क्या उस समय पे ये शर्तें पूरी नहीं कर रहे थे और अब 6 महीने तक ये इन बिना शर्तों के साथ में इलाज कर पाएंगे? अनुराग क्या जी, ये आप कहां पर, मैं कहां समझ नहीं पा रहा हूं, आप थोड़ा समझाइए वाणी जी। देखिए अनुराग जी, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं हिमानी जी सतत इसके बाद। चलने जी वाली वाणी जी। प्रक्रिया है। एम्पैनलमेंट एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आज मेरी एम्पैनल, आज मुझे 31 मार्च तक का एम्पैनलमेंट था आयुष्मान योजना के तहत, क्योंकि मेरी एनएबीएच मान्यता 31 मार्च तक लागू थी। उसके बाद वो एक्सपायर हो गई और मुझे उसे दोबारा लेने के लिए एम्पैनलमेंट प्रोसीजर, फिर से सत्यापन उसका करना पड़ेगा। हर महीने, या मैं बोलती हूँ हर दिन, कोई ना कोई ऐसा हॉस्पिटल होगा जिसकी एनएबीएच मान्यता पूर्ण होती है, उसे री एस्टैब्लिश करता है, उसके लिए री अप्लाई करता है, इंस्पेक्शन होती है, उस प्रक्रिया के बाद उसे री इम्पैनल किया जाता है। ये एक टेक्निकल मसला है, क्योंकि ये हम जैसे सर्टिफिकेशन इशू होता है उस हॉस्पिटल के एम्पैनलमेंट का, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक सतत चलने जी वाली प्रक्रिया है। ये वाणी जी, एक मैं नॉर्मल वापस आऊंगा प्रक्रिया। आपके पास। हिमानी जी के पास चलते, पहले तो कुछ कहना चाह रही थी। जी हिमानी जी। आपने सही बोला था कि बानी जी को इसके मामले में बहुत जानकारी है और उनकी जानकारी ने यही साबित किया कि आपकी ये रिपोर्ट और जो कुछ भी सीएमएचओ साहब भी बोल रहे हैं वो सब झूठ है, गलत है। इतने बड़े बड़े मुद्दों पर इतनी सफाई से कि ये हो ही नहीं सकता। आयुष्मान कार्ड फर्जी बन नहीं सकता है। आयुष्मान कार्ड हिमानी से जी, मतलब ये जो वी बस हैव में टू भर भर टॉक के ऑन, लोग आ रहे हैं। बानी जी हिमानी जी, आपको वाणी जी, एक बार हिमानी डिबेट जी की को सुन लेते जानकारी हैं, तो फिर होगी, हम एक आपके के पास बाद एक आएंगे। जी बोलते हैं। हिमानी जी। डिबेट की जानकारी तो होगी ना कि एक के बाद एक वर्णन कर बोलते रहे हैं। हैं। मैंने फिंगर रेस की थी, मैं बीच में नहीं बोली थी। मालूम है आप अति उत्साही हैं, पर थोड़ा उत्साह को अपने कंट्रोल कीजिए। तो बस में भर के आपकी रिपोर्ट है कि लेके आ रहे हैं लोगों को, फर्जी इलाज करा के पेमेंट निकलवा रहे हैं, पर ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ लोग बच्चों को चूहे खा जाते हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ओटी अटेंडर्स जो है वो ऑपरेशन करे दे रहे हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप ये सोचिए कि बच्चे को डॉक्टर पटक कर मध्य प्रदेश में हाथ तोड़ दे रहे हैं, जब उसको अस्पताल में भर्ती बच्चे को इलाज के लिए ले जा रहे हैं, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ आयुष्मान कार्ड पर बात करके आते हैं कि सब कुछ बिल्कुल दूध के धुले ढंग से चल रहा है। ये डिबेट झूठी है, ये रिपोर्ट झूठी है, सीएमएचओ झूठे हैं, संवाददाता झूठे हैं, सब कुछ झूठे हैं, क्योंकि वो एटीएम कार्ड नहीं है, उसमें 1000 तरह के सत्यापन होते हैं और वो गलत बन ही नहीं सकता। तो ये सब चीजें जो है ना, इनके मौसम, इनके हिसाब से देखेंगे तो मौसम गुलाबी है और ये सब कुछ जो हमने बताया वो सब झूठ है। पर मध्य प्रदेश की हकीकत यही है। जो सवाल आपने पूछा कि शिकायतें आती हैं, मैं सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगी कि जैसे सीएमएचओ साहब ने कहा कि कुछ शिकायतें आती हैं कि हमको 1.5 लाख रुपए का बिल दे दिया गया और 1 लाख का पैकेज था। बहुत सारी शिकायतें हैं। अनुराग जी, आप समझ सकते हैं कि अगर एक बार हॉस्पिटल को 50,000 रुपए पे करने पड़ जाएंगे और ज्यादातर मामलों में पे करने पड़ जाएंगे तो वो इस तरह से भर्ती नहीं करेंगे। पर यह तभी संभव है जब 10 में से 9 कंप्लेंट ना कर रहे हो, सिर्फ एक के 50,000 रुपए भरने पड़े, तो अस्पताल लगातार इस तरह की चीजें करते रहे, क्योंकि 4.5 लाख रुपए तो उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। अगर 50,000 देने भी पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये चीजें लगातार अनवरत रूप से चल रही हैं और जिस तरह से बानी जी इसको डिफेंस कर रही हैं, तो उसी से यही साबित होता है कि सरकार के संरक्षण में चल रही हैं। अगर आपकी रिपोर्ट आ गई, अधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं और उसके बाद भी ये सब चीजें चल रही हैं, तो सरकार के संरक्षण में चल रही हैं। और इन चीजों पर अगर आपने और कोई ऐसी जांच की है, रिपोर्ट बनाई है, तो उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और उसमें सुधारने के उपाय करने चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो आप और हम बता रहे हैं वो सब हो रहा है मध्य प्रदेश में। मैं एक बार संजय आपके पास वापस आ रहा हूँ। संजय, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके बाद में वाणी जी आपसे भी समझूंगा उसको। मैं एक क्लेम जो होता है हॉस्पिटल का, जी वाणी जी आ ही रहा हूँ मैं आपके पास। संजय, एक छोटी सी तकनीकी चीजें और स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि सीएमएचओ साहब आपके साथ में है और काफी उनको अनुभव है, क्योंकि आयुष्मान के संदर्भ में उन्होंने कई बार कई सारी प्रक्रियाओं में एक बड़ा रोल किया है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ, संजय पूछिए, एक तो जो क्लेम है, जो क्लेम होता है हॉस्पिटल का,
उससे 25% राशि ज्यादा मिलती है, जहां तक मेरी जानकारी है। उसके बाद ये अतिरिक्त पैसा जो मांगा जाता है, मेरे पास में चूंकि ये शिकायतें आई है, मानी जी आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भी दूंगा, शायद कुछ लोगों की उससे परेशानियां दूर हो जाएं। जो क्लेम होता है उससे कितने प्रतिशत ज्यादा या कितने प्रतिशत राशि कम मिलती है सामान्य तौर पर, संजय जी ये और जरा समझिए तकनीकी रूप से, और अगर कुछ आसपास आम लोग हों उनसे भी बात कीजिए कि वास्तव में आयुष्मान का कैसा लाभ मिल रहा है। संजय। निश्चित ही अनुराग जी, जो बात आपने की है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात है। चूंकि आयुष्मान कार्ड एक मुद्दा नहीं, एक लोगों की जिंदगी का सवाल बन चुका है। जब से आयुष्मान कार्ड आया है, लोगों में एक हिम्मत जो है वो पैदा कर दी, और केंद्र सरकार द्वारा बहुत अच्छा ये आयुष्मान कार्ड जो है हेल्थ के लिए सबसे बढ़िया कार्ड माना जा रहा है। लेकिन इसके जो दुष्परिणाम है वो सामने आए, लगातार हम देखते रहे। हालांकि सीएमएचओ जो पूर्व सीएमएचओ संजय मिश्रा वो हमारे साथ से चले गए, लेकिन आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आशीष मिश्रा और सौरभ यादव। इन लोगों ने लगातार इस पर काम किया है। हम दोनों से ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास। आशीष, जिस प्रकार से तुमने जानकारी निकाली थी और कई बार प्रदर्शन भी किए हैं इसको लेके, क्या लगता है कहाँ कहाँ खामियां हैं इसकी पूरी आयुष्मान कार्ड की, और कहाँ इसमें जो है लोगों को गुमराह किया जाता है? देखिए, गुमराह सबसे पहले इसमें किया जाता है कि हमारी अनेकों बार शासन से ये अनुरोध रहा है कि जितने भी जिलों में अस्पतालें हैं उन तमाम अस्पतालों में आयुष्मान को लेकर एक पोर्टल लगाया जाए, उसमें तमाम प्रकार की सूचना लिखी जाए कि कौन से इलाज इसमें आते हैं, कौन से नहीं, और जो इलाज इसमें आते हैं उसमें ऊपर से कितने पैसे आपको देने पड़ेंगे। और देखिए, आयुष्मान का जो क्राइटेरिया होता है वो एक गरीबी और मध्यम वर्ग के लिए है, लेकिन देखने में आ रहा है कि इसका लाभ जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नेतागिरी की पहुंच पकड़ है, वो इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से कर लेता है। ग्रामीण अंचल के लोग जो आयुष्मान लेके आते हैं उनको एक लालच दे दिया जाता है कि इस इलाज में तुम्हारे 2.5 लाख लगेंगे, एक काम करो तुम 1 लाख दे दो, बाकी हम आयुष्मान से ले ले रहे। तो उनको ये लगता है कि यार 2.5 की जगह हमारे 1 लाख लग रहे, चलो इलाज हो जाए, तो वो बेचारे लेके अपना चले जाते। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर शासन ने 5 लाख रुपए की इसमें वो दी है, मान लीजिए मेरा इलाज 1 लाख रुपए का हुआ है, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मेरे आयुष्मान से कितने पैसे निकाले गए। होता क्या है, इलाज 1 लाख का होता, बिल लगाते हैं 3-3 लाख रुपए के। तो लगातार देखने में आ रहा है कि जो गुमराह करके अस्पताल जो एक रैकेट चला रहा है, और रैकेट के माध्यम से इतनी अच्छी योजना है सरकार की, इसमें सबको लाभ मिलता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा जो लूट खसोट मचा रहे हैं वो अस्पताल मचा रहे हैं। तो देख सकते हैं लूट खसोट। अभी सुखसागर का एक मामला आया था, सुखसागर जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ का भी मामला है। वहाँ लोगों ने जाके प्रदर्शन किया था कि बस से भर के लेके आते हैं, यहाँ आयुष्मान का इलाज किया जाता है। देखिए, कई अस्पताल ऐसे हैं जहाँ पे मतलब मरीज जा नहीं पाते, तो वो इस प्रकार की हरकत करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आया कई अस्पतालों में कि जहाँ पे मरीज जा नहीं पाते वो बताते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड के तहत आपका इलाज करेंगे, लेकिन इलाज रहता छोटा है, दरसा बढ़ा देते हैं और कार्ड का वो लाभ ले लेते हैं अस्पताल वाले। और जो मरीज रहते हैं कभी कभार उनको समझ नहीं रहती कि मेरे कार्ड का लाभ मुझसे ज़्यादा इनने ले लिया। तो ऐसे कई बार हुआ है वारदात, और मुझे लगता है कि जो कई अस्पताल हैं वहाँ पे बिल्कुल चिन्हित करना चाहिए। सुधार की बात क्या की जाए, इसमें सुधार किस प्रकार से हो सकता है? जी बिल्कुल, सुधार इस प्रकार से हो सकता है कि जो उसके ऊपर प्रशासन शासन है वो भी जवाबदार है, और जो मरीज हैं और जो जिनको नहीं समझ में रहता है कि यहाँ पे उपचार रहेगा नहीं रहेगा, और कभी कभार अस्पताल प्रबंधक की लापरवाही रहती है या उनका निजी स्वार्थ कह लें आप, कि वो अपने निजी स्वार्थ के चलते भर्ती कर लेते हैं, इलाज के नाम पे भर्ती कर लेते हैं, एडमिट कर लेते हैं, रहता कुछ है बता कुछ देते हैं, कभी कभार ज़्यादा दिन के लिए भर्ती कर लेते हैं। पता चले मरीज को 2 दिन में डिस्चार्ज देना है तो हफ्ते हफ्ते भर्ती करा के रखे हैं, तो बिल बढ़ा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये तमाम प्रकार की चीजें जो है यहाँ पर आई और इन लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है। अगर हम बात करें बहुत सारी चीजें, यही कारण है कि मैं वाणी जी के पास दोबारा जा रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ वाणी जी आपके पास, तुरंत आऊंगा। वाणी जी, 2 चीजें, कुछ मसले जो संजय लोगों से बात कर रहे थे आपने सुने, बाकायदा अस्पतालों का नाम लेके सुने। राजधानी भोपाल में आप इतनी बेहतर योजना है, नो डाउट जो आयुष्मान योजना है उसने लोगों की हिम्मत बढ़ाई है। राजधानी भोपाल के एक निजी अस्पताल का किस्सा आया, तभी मैं इस कार्यक्रम के लिए ये विषय मैंने चुना था। वाणी जी, जब आयुष्मान योजना की जानकारी पोर्टल से ली जाती है तो उसमें मोतियाबिंद को स्पेसिफिकली कहा जाता है कि मोतियाबिंद का इलाज इसके अंतर्गत किया जाएगा, क्योंकि ये बड़ी समस्या है, लोग बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जिन अस्पतालों के नाम आयुष्मान योजना के अंतर्गत दिए हैं उसमें से कई अस्पताल ये कह देते कि मोतियाबिंद का जो इलाज है वो हम नहीं कर सकते इस योजना के अंतर्गत। करते हैं तो लाइन से लेके तमाम चीजों को लेके तकलीफें उठती है। तकरीबन आधा दर्जन लोग एक साथ इस संदर्भ में मेरे पास संपर्क पे आए, उसके बाद में आया। वाणी जी, इस तरह की चीजों में अस्पताल
की जो शिकायतें होती हैं उस पर किस तरह का एक्शन हो सकता है, किस तरह का संज्ञान होता है, किस लेवल की मॉनिटरिंग सरकार कर रही है। क्योंकि मनमानी के कई किस्से आपने लाइवली सुने, कई सारी शिकायतें हमारे पास आई, तब हम इस मुद्दे के लिए कहीं ना कहीं चर्चा के लिए आपको जोड़ा है। बावजूद इसके आपको लगता है कि बड़ी ईमानदारी से सब कुछ चल रहा है? वाणी जी, जी मैं आपको 2-3 बिंदुओं से अवगत कराऊं। पहली बात तो जो बिलिंग की प्रक्रिया है आयुष्मान की वो बहुत टेक्निकल है। हर प्रोसीजर या हर एडमिशन को कोड दिया हुआ है, इसलिए ओवर बिलिंग जो होती है उसका जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, जो बहुत साधारण रूप से संभव नहीं होता। इसीलिए जो बात एक लेमैन लैंग्वेज के तहत करी जाती है, कई बार एक ऑपरेशन में 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं, तो प्रोसीजर्स को ऐड किया जाता है। और आयुष्मान योजना में विलंब करके पेशेंट को डिस्चार्ज करना समझदारी नहीं होगी किसी भी हॉस्पिटल के लिए। इसलिए हम पहली बात तो ये समझ लें कि जो हॉस्पिटल्स इस सेवा के अंतर्गत मरीजों को ऑपरेशंस या हॉस्पिटलाइजेशन की सुविधा दे रहे हैं वो समर्पित अस्पताल हैं। जो अनियमितताएं करते हैं उसके ऊपर सरकार की तीव्र और तेज निगरानी रहती है, और वहां उन्हें एक बार फिर क्वेश्चन दिया जाता है, शो कॉज दिया जाता है, उनसे प्रश्न पूछा जाता है। और ये जो 5 लाख रुपए की जो बार बार टिप्पणी आती है, ये बहुत लेमैन लैंग्वेज में एड्रेस किया जा रहा है। बहुत स्पष्ट हम समझे कि ये एक 5 लाख रुपए का एक बीमा राशि है। उसमें से अगर मैं कहीं एडमिट होती हूँ, यदि मैं उसके लिए अधिकृत हूं, तो मैं ऐसे नहीं सुविधा पा सकती हूँ कि मेरे नाम पे हॉस्पिटल 4.5 अपनी मनमानी से 4.5 लाख रुपए लगा दे। देखिए, हर प्रोसीजर का एक कोड है, हर कोड पर एक नियमित राशि है। पहले प्रोसीजर की पूरी राशि मिलती है, सेकंड थर्ड प्रोसीजर्स की हाफ राशि। इसलिए बिलिंग बहुत टेक्निकल मसला है और उसमें कोई भी अनियमितता तरीके से, मतलब कोई भी आर्बिट्ररी तरीके से पैसे नहीं निकाल सकता। मैं फिर बोल रहा हूँ, योजना बहुत अच्छी बनी है, योजना बहुत अच्छी बनी है, लेकिन योजना का दुरुपयोग नहीं हो रहा। ये मैं इसलिए भी बहुत संशय की स्थिति है कि जो हमने बोला, जिस भी तरह से बोला, बड़ी आम भाषा में बोल दिया, आपको लगा भाषा में बोल दिया, लेकिन आपने जितना तकनीकी रूप से समझाया, लेकिन मैं बार बार कई सारे सवाल करता हूँ। जिन अस्पतालों को आपने पहले सूची से हटाया उनको बहुत जल्दी वापस इलाज की परमिशन दे दी गई, वो सारे अस्पतालों के बिल लगातार क्लियर हो गए। इन सारी चीजों को भी आम भाषा में नहीं स्वीकार किया जा सकता। हिमानी जी, क्या कहेंगे आप? पहली वाली लाइन थी वही कि आप सब ये रिपोर्ट्स, ये जो लोग बोल रहे हैं सब झूठ है। बहुत टेक्निकलिटी से उन्होंने समझा दिया कि ये सब संभव ही नहीं है। पर मौसम गुलाबी नहीं है, लू ही चल रही है और लू चलने की ही स्थिति है। आप चाहे जैसे भी मान लीजिए, चाहे मेडिकल व्यवस्थाओं में मान लीजिए या मौसम में मान लीजिए, अगर जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मैं सुझाव दूं तो मेरा सबसे पहली लाइन होती है कि अगर आप समस्या को स्वीकारेंगे नहीं तो समाधान नहीं निकालेंगे। वाणी जी ने एक भी समस्या को नहीं स्वीकारा, एक भी समस्या जो इन्होंने बोली इसका जवाब ही नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि ये संभव ही नहीं है। पर मेरे को लगता है कि जिस तरह की जो एक जनरल, जैसा आपने अनुराग जी बोला, सामान्य भाषा में बात करें जो लोगों को समझ में आए कि आयुष्मान कार्ड के साथ भी एक सभी को एक वो मिलना चाहिए, जानकारी के लिए कोई एक ऐप होना चाहिए या कोई प्रपत्र मिलना चाहिए जिसमें सब कुछ उनको क्लियर हो कि उनको पास क्या क्या सुविधाएं हैं और वो क्या क्या करवा सकते हैं, उसके लिए एक्स्ट्रा उनको कितना पैसा देना पड़ेगा। और अस्पतालों के बाहर भी पूरा डिस्प्ले बोर्ड क्लियर होना चाहिए कि मरीज जो है, फिर जो बिल बने आयुष्मान कार्ड में से कितने पैसे कटे, इन सब चीजों की जानकारी मरीज को ट्रांसपेरेंटली मिलनी चाहिए, तब इन भ्रष्टाचारों को रोका जा सकता है। पर अगर ये सब नहीं किया जाता और इनको स्वीकार नहीं किया जाता है तो कहीं ना कहीं बड़े भ्रष्टाचार या बड़े मेलजोल की इसमें से खुशबू आती है। और ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि बड़े लोगों के मेलजोल के बिना इतनी ओपन जानकारी जब अस्पतालों के नाम के साथ ली जा रही है, वो अस्पताल मानहानि का दावा भी कर सकते हैं, पर लोग अगर इतने ओपनली बोल रहे हैं, सीएमएचओ साहब खुद बोल रहे हैं कि उन्होंने लाइन बोली जिसमें सब कुछ क्लियर हो जाता है कि यदि इसका सही उपयोग हो तो इसका मतलब, अगर यदि लग गया मतलब सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। और अगर आप इस चीज को नहीं स्वीकार रहे हैं तो कभी नहीं सुधर सकता। और मेडिकल व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या है, अगर आप इसे नहीं स्वीकारेंगे तो कभी नहीं सुधार पाएंगे। बिल्कुल हिमानी जी, और वैसे भी मध्य प्रदेश में हम मेडिकल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश इस ओर आगे भी बढ़ रहा है। आयुष्मान एक बहुत अच्छी योजना है, बहुत अच्छे नियमों के साथ, बहुत अच्छी सुविधाओं के साथ बनाई गई, इससे इनकार नहीं कर रहे हैं।
लेकिन उसमें जो समस्याएं हैं उसको अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो उनके समाधान नहीं होंगे और बृहद स्तर पर ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मुझे अपने मेहमानों का धन्यवाद करना होगा। वाणी जी हमारे साथ जुड़ी, आपको धन्यवाद। हिमानी जी आपका धन्यवाद। संजय आपका, और आपके साथ जो साथी जुड़े उन सभी का धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।